हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज के इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 10th का सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आप लोगों का फेडरलिज्म। इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप अपने एग्जामिनेशन में हाफ ईयरली में अपियर होंगे या फिर 1ST या फिर सेकेंड या थर्ड टर्म वाइज जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आप अपेयर होंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। बाकी ये वीडियो अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं या किसी में भी देख रहे हैं, सिंपल सा आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं जो बताऊंगा उसको आपको सुनना है। बाकी इसका जो टोटल नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, नोट्स का लिंक दे दिया गया है, वहां से नोट्स जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में क्या करना है, अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करना है और जो बताऊंगा आप लोगों को देखना है, तभी आप लोगों को एक एक बात समझ में आएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात निकल के आती है कि फेडरलिज्म होता क्या है। ये आप लोगों का क्लास 10th में सिविक्स का सेकंड चैप्टर आता है जिसका नाम दिया गया फेडरलिज्म। इसमें हमें बताया जाता है कि जो फेडरलिज्म होता है वो एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो गवर्नमेंट होता है वो पावर करती है और वो डिवाइड आप लोगों का होता है डिफरेंट लेवल पे, और उसी फॉर्म में आप लोगों का गवर्नमेंट को चलाया जाता है, गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। अब सबसे पहले समझिए इसमें होता क्या है। ये आप लोगों का 3 टायर में बटे होते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पहला आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, उसके बाद फिर आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट आता है, फिर आप लोगों का लोकल गवर्नमेंट आता है। अब सबसे पहले जो सेंट्रल वाले होते हैं वो स्टेट को शेयर करते हैं पावर, उसके बाद स्टेट वाले हैं वो लोकल को करते हैं पावर। पहले आप लोगों का लोकल का नहीं दिया गया था, लेकिन 1993 में अमेंडमेंट करके लोकल को आप लोगों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया इसमें। उसके बाद लोकल पे आप लोगों का यहाँ पे काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है रूरल एरिया में कि वुमेन्स के लिए कितना सारा सीट रिजर्व किया गया है ताकि वो लोकसभा में या फिर जो म्युनिसिपैलिटी लेवल पे ऑनर्स होते हैं या फिर जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें महिलाओं को किस प्रकार से सीट रिजर्व करके उनको दिया जाता है, इलेक्शन में अपियर कराया जाता है। तो सबसे पहले इतना आप लोग समझ गए ना कि फेडरलिज्म क्या होता है। अगर पूछा जाए कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो यस, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। बाकी ये 3 टायर में बटा होता है। सबसे पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और तीसरा लोकल। एक दूसरे के साथ अपना जो रिलेशन है, अपना जो पावर है वो शेयर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फेडरलिज्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग लिस्ट, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आप लोगों का यहाँ पे पावर को बांटा गया है, ठीक है। कोई भी ऐसा यहाँ पे स्टेज नहीं है जिसको सबसे ज्यादा पावर दिया गया हो। एक पॉइंट व्यू से देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे ज्यादा पावर दिया गया है, लेकिन जो सेंटर वाला है वो यहाँ पे स्टेट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि ये पॉलिसी में लागू करूं तो करेगा, उसको जवाब नहीं लेना है सेंट्रल से। बाकी कई सारे ऐसे भी क्राइटेरिया हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपना मन से उस पे लॉ नहीं बना सकती है या लॉ बना करके पेश नहीं कर सकती है, और कई सारा ऐसा भी पावर है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, मेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इन सभी चीजों को हम लोग इस टॉपिक में बारीकी से पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट आप लोगों का 3 टायर में बटा है। पहला सेंट्रल हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर आप लोगों का लोकल हो गया। और ये आप लोगों को सिर्फ देखने को मिलेगा इंडिया में ही, बाकी आप लोगों को कंट्री में ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का जो डेमोक्रेसी है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप लोगों का डेमोक्रेसी है। अब सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसमें आ जाता है, ठीक है। इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे कि इसका जो पहले वाला चैप्टर होता है, चैप्टर 1, उसमें हम पावर शेयरिंग को पढ़ते हैं। उसमें हमने देखा था सबसे पहला हॉरिजेंटल आता है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, फिर वर्टिकल पावर शेयरिंग, फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ पावर शेयरिंग, फिर पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। तो अगर पूछा जाए कि भाई फेडरलिज्म में जो सेंट्रल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, लोकल लेवल होता है, जो सीन इंडिया में होता है, ये कौन सा स्टेट पे फेडरलिज्म आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये आप लोगों का वर्टिकल में आता है, जो कि एक दूसरे के साथ पावर को शेयर करता है, ठीक है। हॉरिजेंटल में अलग मामला हो जाता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप में अलग मामला हो जाता है, जिसमें यूनियन ट्रेड आता है, जिसमें आप लोगों का स्टेटस वाइज आता है। वो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिए होंगे आई होप। लेकिन
अगर यहाँ पे पूछा जाए गवर्नमेंट में कि आप लोगों का वर्टिकल पावर शेयरिंग किस में होता है, तो फेडरलिज्म में ही होता है। पहला सेंट्रल, स्टेट, लोकल एक दूसरे के साथ अपना अपना बॉन्ड बनाता है सही तरीके से, और एक दूसरे के साथ अपना अपना जो पावर होता है उसको शेयर करता है। आई बात समझ में? अब इसी में हम लोग देखते हैं कि एक फेडरल गवर्नमेंट क्या होते हैं और एक आप लोगों का यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। अब फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बताया जाता है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी इसमें गवर्नमेंट आते हैं इनके पास अपना पावर होता है, ये खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का स्टेज होता है, सबसे पहले जो सेंट्रल लेवल होता है, उसके बाद स्टेट लेवल होता है, फिर लोकल लेवल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसमें उनके पास ऑन पावर है, ठीक है, वो अगर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कर सकते हैं उनका मर्जी से। स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उनके पास अपना पावर है, अगर वो कोई भी पावर को रिक्वायर करना चाहते हैं, कोई भी पावर को पेश करना चाहते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अपने स्टेट में जारी करना चाहते हैं, तो उसके पास पावर है कि वो अपने मन से ये डिक्लेयर कर ले, ना कि सेंट्रल से यहाँ पे परमिशन ले। बाकी फेडरलिज्म में ये देखेंगे कि हाँ, तीनों स्टेज पे सेंट्रल वाला जो है वो स्टेट के साथ अपना पावर को शेयर करता है और स्टेट वाला लोकल पे करता है, और लोकल लेवल पे भी आप लोगों का यहाँ पे पावर जो है ये इसके पास खुद का है। अब इसके लिए एग्जाम्पल आप लोगों का होता है, जैसे कि ये जो सिस्टम चलाया जाता है ये इंडिया और यूएस में चलाया जाता है। यूएस में आप लोग देखिएगा अलग अलग मेयर वाइज होते हैं, इंडिया में भी इसी प्रकार से आप लोगों का मेयर होता है लोकल लेवल पे। म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाती है अर्बन लोकल एरिया में, रूरल एरिया में आप लोगों का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इस प्रकार का आप लोगों का टॉपिक आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट याद रखिएगा कि इनके पास हमेशा ऑन पावर होगा, और इसमें आप लोगों का तीन ही लेवल का ग्रुप आएगा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। दूसरी ओर हम लोग पढ़ते हैं यूनिटरी लेवल को। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, और इसका जो ऑल पावर होता है या मोस्ट पावर होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल में जो बैठे होते हैं गवर्नमेंट उनके पास होता है। अब इसमें कौन कौन सा टायर आता है? पहला गवर्नमेंट, इसमें आप लोग दो टायर मान सकते हैं, पहला सेंट्रल लेवल पे होगा गवर्नमेंट और दूसरा होगा स्टेट लेवल पे। लेकिन स्टेट का कोई भी भूमिका नहीं है, ये बस एक नाम मात्र के लिए है, ठीक है, कि हाँ भाई एक नाम मात्र हो गया कि हाँ हम स्टेट है तो हम यहाँ पे स्टेट वाइज गवर्नमेंट चलाते हैं, नहीं, टोटल डिसीजन मेकिंग लेगा सेंट्रल लेवल पे पूरा पूरा। उसके बाद फिर इसके पास ऑल पावर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम फ्रांस ले लेते हैं और इंग्लैंड ले लेते हैं, तो ये दोनों जो आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है समूह, दोनों कंट्री जो आ जाता है इनके पास ऑन पावर होता है। लेकिन अगर कभी भी पूछा जाए कि यूनिटरी गवर्नमेंट पे क्या होगा, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में हमेशा इनका ऑन पावर होगा, ऑल पावर होगा, सेंट्रल लेवल पे ही ऑन पावर होगा। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इसमें हमेशा अलग अलग पावर अलग अलग लोगों के पास होगा, ऑन पावर होगा, अपना जो पावर है वो अपने हिसाब से लागू कर सकता है। और अगर इसी पे एक मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि बताइए इंडिया क्या एक फेडरल कंट्री है, तो बोलिएगा यस, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि फीचर क्या है फेडरलिज्म का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि 2026 में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन अगर 2023 का पेपर देखिएगा या 24 का देखिएगा, उसके बाद फिर पिछले 10 साल का भी पेपर देखते हैं तो उससे पहले आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट सेट में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, इसको लर्न आप लोग कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। पूछा जाएगा कि फेडरलिज्म का फ्यूचर बताओ, मतलब फीचर्स बताओ, तो इसमें काफी ज्यादा आप लोगों का जिक्र किया जाता है। जैसे कि फीचर होता है फेडरलिज्म का कि इसमें दो टाइप से आप लोगों का गवर्नमेंट आता है फेडरलिज्म में। इसमें क्या होता है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमने देखा ना इंडिया लेवल पे सीन किया है कि पहले आप लोगों का एक सेंट्रल आ जाता है, उसके बाद स्टेट आ जाता है, उसके बाद लोकल आ जाता है, अपना अपना जो पावर है ये एक दूसरे के साथ शेयर करता है। इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ टायर्स होते हैं और गवर्नमेंट जो होते हैं जो यहाँ पे गवर्न करते हैं सेम सिटीजन, और उसके साथ लेवल जो होता है इनका ऑन होता है, और ये जो होते हैं ये अपना पावर को खुद यहाँ पे करते हैं। जैसे सेंट्रल के पास खुद पावर रहेगा, स्टेट के पास खुद पावर रहेगा, लोकल के पास खुद पावर रहेगा। उसके बाद अपना अपना देख लीजिएगा, कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ये फेडरल में आता है आप लोगों का।
उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ये जो भी पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से है आप लोगों का, ये बात रखिएगा, फेडरलिज्म से। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब सबसे पहले फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि आप लोगों का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोट किया जाता है यूनिटी को, उसके साथ एकोमोडेट किया जाता है रिलीजनल डाइवर्सिटी को। तो ये आप लोगों का फेडरल होता है। अगर कहीं पे भी आप लोग यहाँ पे जाते हैं, कहीं पे भी आगे चल के कोई भी कॉलेज में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे देखने को मिलेगा कि सब जो स्टूडेंट होते हैं, जो चयनित होके आते हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपना अपना जो स्टेट वाला जो कल्चर्स है या रिलीजन है उसको वहां पे दिखाते हैं। तो वो आप लोगों का यहाँ पे ये बतलाता है कि किस प्रकार से आप लोगों का रिलीजन डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जाता है और उसके साथ एक यूनिटी बनाया जाता है हर एक रिलीजन पे, हर एक लैंग्वेज पे, हर एक आप लोगों का कल्चर पे। तो इसीलिए इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। अब यहाँ पे आइडियल फेडरल सिस्टम क्या होता है, एक आप लोगों का म्यूचुअल इसमें ट्रस्ट होता है और एग्री होता है, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एग्रीमेंट होता है सभी के बीच में। अब यहाँ पे आगे आप लोगों का टॉपिक आता है जो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर ऑन द बेसिस ऑफ हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आप लोगों का यहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहला आप लोगों का होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि बताइए आप लोगों का इंडिया जो है ये कौन सा टुगेदर में आता है, कौन सा टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में आता है, तो याद रखिएगा होल्डिंग टुगेदर में आता है। सबसे पहले कमिंग टुगेदर पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि कई सारा जो इंडिपेंडेंट स्टेट होता है वो कमिंग होता है और सभी लोग एक साथ मिलते हैं, उसके बाद यूनाइट होते हैं और यूनाइट हो करके एक नेशन का फॉर्म करते हैं। एग्जांपल के लिए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसमें इस प्रकार का क्यों नाम पड़ा इसका यूएसए का, इसलिए पड़ा क्योंकि कई सारा जो स्टेट्स है इंडिपेंडेंट स्टेट वो आ करके यूएसए के साथ जुड़ा, यानी बोला गया कि भाई एक बड़ा स्टेट हमको बनाना है, छोटा छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम लोगों को कुछ बड़ा करना है। तो कई सारा छोटा छोटा जो इंडिपेंडेंट स्टेट था वो आ करके मिला, तब जाकर के एक बना यूएसए, जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। इसमें क्या होता है, कमिंग टुगेदर में सबके पास इक्वल पावर दिया जाता है। पावर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट लेवल। दोनों का जो लेवल होता है, दोनों का जो पावर होता है वो इक्वली होता है। साथ ही साथ अगर एग्जांपल के लिए इसमें बात करें तो आप लोगों का यूएसए आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म चलाया जाता है। इसको एडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही। अब दूसरा जो आप लोगों का आता है वो होल्डिंग टुगेदर आता है। इसमें क्या होता है कि एक लार्ज कंट्री होता है जो डिसाइड करता है, डिवाइड करता है अपना पावर को डिवाइड करता है। एक लार्ज कंट्री होता है जो अपने पावर को डिसाइड करता है बिटवीन में किनके बीच, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों का किया जाता है। अब इसमें अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट स्टेट में। इसमें आप लोगों का इक्वल किया जाता है, लेकिन इसमें अनइक्वल क्यों किया जाता है, क्या ये खराब बात है? नहीं, खराब बात नहीं है। अब क्यों नहीं है सो समझिए। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। एग्जांपल के लिए इसमें इंडिया आ जाता है, स्पेन आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है। गवर्नमेंट पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में रहता है। एक आप लोगों का लोकल को भी एड इसमें किया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टेट वाला है, स्टेट वाले में कई सारा लिस्ट बना करके ये बताया जाता है कि आपके पास ये सेगमेंट्स है जिसपे आप अपना लॉ बना सकते हैं अपने स्टेट के अंदर, लेकिन फंड जो आएगा वो आप लोगों का सेंट्रल लेवल पे ही आएगा। जो भी हम करेंसी इशू करेंगे वो आरबीआई से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा। जो भी फॉरेन में हम लोग काम करेंगे, जो भी हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, वो सभी हमारे अंडर ही आएगा, ठीक है। वो भी आप लोगों का लिस्ट बना करके अलग से दे दिया गया है कि कोई भी लॉ बनाना होगा तो किस प्रकार से बनाना होगा, उसको किस प्रकार से आप लोगों का लागू करना होगा। अब हम इसको ही आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यस, एक इंडिया फेडरल कंट्री है, बट क्या ऐसा चीज है कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया जाता है? तो सिंपल बोलेंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है,
ये आप लोगों का 3 टायर्स में बटा हुआ है। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, लोकल गवर्नमेंट आता है। इसमें आप लोगों का पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आते हैं। अलग अलग सेक्टर होता है। सेंट्रल वाला जो होता है वो स्टेट को अपना पावर शेयर करता है, स्टेट वाला जो होता है वो लोकल को अपना पावर शेयर करते हैं। और ये जो 3 टायर होते हैं इनके पास यहाँ पे ऑन जुरिडिक्शंस होते हैं, ठीक है। ईच कैन एंजॉय देयर ऑन जुरिडिक्शंस। इनके पास ऐसा पावर दिया गया है कि सभी लोग अपना जो पावर है उसको एंजॉय करते हैं, यानी किसी के पास दबाव नहीं है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि इनके पास जो है वो इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, यानी इक्वली पावर को सबको इक्वल नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया है ये भी हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले देखिए, इसी में हम लोग पढ़ते हैं इतना देर से कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बट हम होल्डिंग टुगेदर में देखते हैं, कमिंग टुगेदर में देखते हैं कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इधर पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। उसमें आप लोगों का यूएसए आ जाता है, इसमें आप लोगों का स्पेन है, इंडिया है और बहुत सारा आप लोगों का कंट्री आ जाता है। तो किस प्रकार से इसको किया गया है, सबसे पहले देखिए। हम ये मानते हैं कि हमारा जो देश है, स्पेशली इंडिया की बात करें तो इसमें आप लोगों का यहाँ पे कोई भी सेक्टर को अडॉप्ट किया गया है तो हर एक लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन कई सारा काम है, कई सारा लॉ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, उसके बाद फिर दोनों सलाह करके भी एक लॉ पास करते हैं। लोकल के पास ये पावर नहीं है, लोकल वाला काम हमेशा लोकल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन लिस्ट आता है, दूसरा स्टेट लिस्ट आता है और कंकरेंट लिस्ट आता है। ये आपके एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको VVIP आप लोग मान के चलिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या बताया जाता है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलता है कि नेशन रिलेटेड सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में कंसिडर किया जाता है। मान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत एक आप लोगों का डिफेंस के बारे में कुछ प्रोग्राम बनाना हो या डिफेंस के बारे में कुछ लॉ मेकिंग बनाना हो, लॉ को आप लोगों को पेश करना हो, तो वो उसका जो क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का नेशन रिलेटेड सब्जेक्ट का जो भी क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का यहाँ पे किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इसी में MCQ पूछा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, उसके बाद फिर आप लोगों का कम्युनिकेशन, मनी, और उसके बाद बोला जाएगा कि बताइए इनमें से आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो कि नेशन वाइज जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बनाया जाएगा। तो ये सभी चीज आप लोगों को बनाया जाएगा। MCQ में 1 मार्क में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो इन सभी टॉपिक पे जो है अपना लॉ बना सकती है। उसी प्रकार से स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट आता है। जैसे कि पुलिस है, एक स्टेट का पुलिस है, पुलिस को अगर कोई लॉ बनाना है पुलिस पे तो वो स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको बना सकती है। अगर ट्रेड के बारे में बनाना है तो कर सकता है। उसके बाद आप लोगों का कॉमर्स के बारे में तो कर सकता है, एग्रीकल्चर के बारे में करना है कर सकता है, इरिगेशन के बारे में करना है कर सकता है। यानी इन सभी जो टॉपिक्स होते हैं इस पे आप लोगों का यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, यानी स्टेट लिस्ट में आता है ये और स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे मेक करती है लॉ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट आता है। अब कॉमन क्या होता है, जैसे कि एजुकेशन पे कोई लॉ मेकिंग का प्रोसेस बनाना है, एजुकेशन पे कुछ हमको बनाना है, तो एजुकेशन पे अगर बनाना है तो स्टेट को भी लेके चलेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे सेंट्रल को भी लेके चलेंगे। दोनों एक साथ मिलते हैं और दोनों यहाँ पे बात विचार करते हैं, उसके बाद इस पे लॉ बनाया जाता है। जैसे इसमें एजुकेशन हो गया, जैसे इसमें फॉरेस्ट हो गया, कई सारा रिजर्व फॉरेस्ट आता है, कई सारा कॉमन फॉरेस्ट आता है। उसको आप लोग ज्योग्राफी में जाके पढ़ते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा फॉरेस्ट आता है जिसके आधार पे आप फॉरेस्ट में घुस सकते हैं या फिर नहीं घुस सकते हैं, कॉमन पीपल्स अलाउ नहीं है। कई सारा जगह पे कॉमन पीपल को अलाउ किया गया है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, आप फ्यूल वहां से ले सकते हैं, उसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट या एजुकेशन या ट्रेड यूनियन या मैरिज पे आप लोगों का कोई लॉ बनाना हो, या फिर एडॉप्शन के बारे में कुछ करना हो, या फिर आप लोगों का सेंसेशंस के बारे में कुछ करना हो, तो इसमें स्टेट और यहाँ पे जो हमारा यूनियन वाला गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का मेक करेगा इस पे लॉ, दोनों का बात विचार होना आवश्यक है। तो ये तीनों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। इसमें पूछ लिया जाता है
कि जो आप लोगों का स्पेस का मामला आ जाता है, टेक्नोलॉजी का मामला आ जाता है, या फिर आप लोगों का यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मामला आ जाता है, तो ये कौन सा लिस्ट में आएगा? इन सभी चीजों पे लॉ कौन बनाएगा? इन सभी चीजों पे आप लोगों का लॉ कौन बनाएगा? जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या वो बनाएगी? क्या यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाएगी, या दोनों मिल करके बनाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सब्जेक्ट आता है ये कोई भी लिस्ट में नहीं आता है, पहली बात। और दूसरा जो होता है रेसिडरी आप लोगों का सब्जेक्ट ही आता है, जो कि स्पेस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, या फिर आप लोगों का साइबर सिक्योरिटी आ गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया। तो ये सब आप लोगों का कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर देखिए, हम लोग देखते हैं इंडिया में काफी जगहों पे कि काफी सारा स्टेट इंडिया में है। टोटल आप लोगों का 28 स्टेट को कंसीडर किया जाता है इंडिया में। सबसे पहले 29 था, पहला जो था उसको हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम पे 8 आप लोगों का यूनियन टेरिटरी है और 28 आप लोगों का स्टेट है। तो सबसे पहले इंडिया का जो भी आप लोगों का स्टेट है उसमें क्या होता है, यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। इंडिया में कई सारा स्टेट है लेकिन काफी सारा यूनियन टेरिटरी भी है जिसको कोई भी पावर नहीं दिया जाता है, लेकिन स्टेट लेवल पे पावर दिया जाता है, यूनियन लेवल पे नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो आप लोगों का सेंट्रल में रहता है प्रेसिडेंट के पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कई सारा स्टेट ऐसा है जो कि इंजॉय करते हैं स्पेशल पावर को, उनको स्पेशल पावर दिया जाता है। जैसे कि कई बार आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पे कोई पावर है, कोई ऐसा स्टेट है जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिल गया हो, स्पेशल स्टेट कंसीडर कर लिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी आप लोगों का पैसा है, फंड है, अगर पास करेगी या फिर कोई भी क्राइटेरिया इशू करेगी तो सबसे पहले उसी स्टेट के पास जाएगा। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको अचीव करने के लिए। उसी प्रकार से कई सारा ऐसा स्टेट है जिसको कुछ स्पेशल पावर दिया गया है और ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों का 1950 में ही दे दिया गया। अब सबसे पहले इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है। अब मैप के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ गया, आसाम आ गया, नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया। आप लोगों को याद होना चाहिए ये सेवन सिस्टर है। इसमें आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है और मिजोरम है। अब इसमें क्या किया जाता है, ये जितने भी स्टेट हैं ये आर्टिकल 371 के तहत आते हैं। आर्टिकल 371 के तहत आते हैं। इसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा आर्टिकल 370, जिसको आप लोगों को यहाँ पे हटा दिया गया था 2019 में आप लोगों का जम्मू कश्मीर वाला मामला में, लेकिन अभी ये आप लोगों का प्रेजेंट होता है 370। इसमें क्या किया जाता है, लैंड राइट होता है, कल्चर जो होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, पीपल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और कोई भी अदर स्टेट वाले जो व्यक्ति होते हैं वो परमानेंट जमीन वहां पे जाकर के नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं और स्टेट से आते हैं, आप बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, कोई भी स्टेट से आते हैं, अगर आप इन सभी स्टेट में से नहीं है और चाहते हैं कि हम ये स्टेट में जाकर के परमानेंट जमीन खरीद लें, लैंड खरीद लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 371। बाकी आप लोग जा करके घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अच्छे तरीके से कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट जमीन आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो ये आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वहां के जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से सेफ रहे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा स्टेट है, साथ ही साथ उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो रिलीजन है, वो सब प्रोटेक्ट रहे। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे, कहीं पे कुछ आप लोगों का हो ना। उसके बाद फिर हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि इंडिया में 28 स्टेट आता है, उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी जो है वो आप लोगों का इंडिया में 8 है। अब सबसे पहले आप लोगों का जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू और कश्मीर। उसके बाद इधर वाला साइड आप लोगों का लद्दाख आ जाता है, लद्दाख। उसके बाद इधर आप लोगों का चंडीगढ़ आ जाता है, फिर इधर आप लोगों का दिल्ली आ जाता है। उसके बाद इधर आप लोगों का जो है ये दादरा एंड नागर हवेली आ जाता है, दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, और उसके बाद इधर आप लोगों का पुदुचेरी आ जाता है इधर, और इधर आप लोगों का ये जो है ये एक आप लोगों का आइलैंड है जिसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नाम दिया गया है। इधर आप लोगों का लक्षद्वीप है। बाकी हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया में अगर 8 स्टेट है, ये तो आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी क्यों आवश्यक है और क्या होता है यूनियन टेरिटरी, वाई वेयर दे मेड यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को क्यों बनाया गया है, और वाई वेयर दे नॉट मेड स्टेट, और इनको स्टेट क्यों नहीं बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है।
इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि ये जो स्टेट है ये काफी ज्यादा, इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि ये जो टेरिटरी है ये काफी ज्यादा पहला स्मॉल है और ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो सकते थे, लेकिन इसको नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है, एग्जीक्टिंग स्टेट्स के तहत, उसके साथ आप लोगों का यहाँ पे गवर्नमेंट के तहत, इसको मैनेज ही नहीं किया जाता था स्टेट के तहत, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए, इसलिए आप लोगों को इसको कंसीडर ना करा गया है। बाकी दिस टेरिटरी डू नॉट हैव पावर, इसके पास कोई भी पावर नहीं होता है, लाइक ए स्टेट द सेंट्रल, जिस प्रकार से सेंट्रल या स्टेट के पास पावर है, हैज अ स्पेशल पावर इन दिस एरिया, और कुछ स्पेशल पावर इनके लिए दिया जाता है। और ये जो होता है आप लोगों का प्रेसिडेंट का रहता है, प्रेसिडेंट के पास रहता है, और इसके अंडर में जो प्रेसिडेंट का आदमी रहता है, क्या रहता है प्रेसिडेंट का आदमी? गवर्नर, गवर्नर का कंट्रोल रहता है, ठीक है, जिस प्रकार से एक स्टेट में सीएम का रहता है। तो बाकी इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा फेडरलिज्म में, आपके मन में ये तो डाउट चल रहा होगा कि इतना सारा लॉ बनाया जाता है, उसको पेश किया जाता है, तो क्या जो पावर शेयरिंग इसमें किया जाता है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं? क्या उसको हम बदल सकते हैं? जो लॉ है उसको बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए आपको मन में डाउट चलता है कि कैन चेंज दी फेडरल स्ट्रक्चर, क्या चेंज किया जा सकता है फेडरल स्ट्रक्चर को? तो यस, किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है सो समझिए। गवर्नमेंट जो है उसका टायर कितना है? 3 है, लेकिन अगर हम 2 के हिसाब से देखें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आप लोगों का पावर शेयरिंग में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद आप लोगों का प्रावधान दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता हो, कोई भी नया लॉ पास करने के लिए या नया लॉ हटाने के लिए। तो चेंज कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले ये आप लोगों का यहाँ पे, ये जो आप लोगों का है ये पार्लियामेंट है, अभी तो बदल गया है, पुराना के हिसाब से अगर देखें हम तो एक अपर हाउस आता है, एक आप लोगों का लोअर हाउस आता है। अपर हाउस में क्या होता है? इसमें 2/3 सीट्स होते हैं, 2/3 मेंबर होते हैं, इसमें भी 2/3 मेंबर्स, मतलब ये दोनों में काफी ज्यादा मेंबर होते हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम 2/3 मेंबर अपर हाउस में और 2/3 मेंबर लोअर हाउस में, दोनों मेंबर का सहमति होना आवश्यक है, तब आप लोगों का इसको अप्रूवल किया जाएगा। प्लस 14 स्टेट का जो आप लोगों का लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया है उसका अप्रूवल भी होना जरूरी है। उसके बाद ही आप संविधान में कोई भी क्राइटेरिया को बदल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संशोधन, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसमें होड़ मचा होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको यहाँ पे सीट लाना है, ठीक है। बेसिकली 5 यहाँ पे टोटल आप लोगों का 543 आप लोगों का सीट है इंडिया लेवल पे। अगर लोकसभा में बात करें तो पार्लियामेंट के हिसाब से इतना एमपी बन सकता है, और इसी में होड़ लगा रहता है अलग अलग पार्टी का कि अगर हम ज्यादा गेन करेंगे तो ज्यादा हम पहले सरकार बना पाएंगे सेंट्रल में, उसके बाद मेरा पावर होगा, उसके बाद फिर अगर हम चाहेंगे कोई भी सेक्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में तो बदलाव कर सकते हैं। अगर ज्यादा मेरे पास एमपी होगा तो ज्यादा एमपी होगा, फिर राज्यसभा में भी ज्यादा होगा, स्टेट लेवल पे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बदलाव कर सकते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस को 2 और 3 सीट मिला करके, मेंबर का सहमति लेकर के, तब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर बदलाव में करना है तो पावर शेयरिंग का स्पेशली स्ट्रक्चर में। अब इसमें कुछ टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट आता है। अब कई सारा आप लोगों का जो स्टेट्स है उसको बांटा गया है। अब किस प्रकार से बांटा गया है? कई सारा जो स्टेट है ये भाषा के आधार पे बांटा गया है। अब यहाँ पे पाकिस्तान हमारे साथ पहले से ही था। पाकिस्तान को एज अ रीजन्स के तौर पे बांटा गया। इस्लामिक कंट्री वो बना लिया अपना, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ना रहा और ना ही अपनी कोई फेडरल कंट्री भी माना, या फिर कई सारा उसमें कमियां था। तो आप खुद देख सकते हैं वो आज बर्बाद हो चुका है। इसलिए कोई भी कंट्री अगर एक इस प्रकार से एडॉप्शन करता है कि हम यहाँ पे रिलीजन के बेस पे कंट्री को डेवलप करें या रिलीजन को एडॉप्ट कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बर्बादी होगा, जैसा आज उसका हाल है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें फेडरल स्टेट में देखें तो इंडिया लेवल पे कई सारा आप लोगों का लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को बांटा गया, उसी को हम बोलते हैं लैंग्विस्टिक स्टेट। अब ऐसा इंडिया पहले आप लोगों को दिखता था 1947 में, ठीक है।
आज जो आप लोगों का ये वाला जो पार्ट है, इधर आप लोगों का जो है ये आजाद कश्मीर कहता है, जो कि पाकिस्तान है, ये आप लोगों का ले लिया है। इधर कुछ अक्साई चाइना वाला, अक्साई चैन कहता है, इसको आप लोगों का चाइना वाला ले लिया है। बाकी हमारे पास इतना अभी पूरा बचा हुआ है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है। तो 1947 में क्या था कि इंडिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को इस प्रकार से दिखता था, कई सारा पे क्लेम करता था अलग अलग देश वाला कि ये मेरा है। उसके बाद फिर जो इंडिया है 2023 में आपको मैप इस प्रकार से दिखता है, या 2025 में मैप आपको इस प्रकार से दिखता है। तो ये इसलिए दिखता है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इंडिया में कई सारा लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को बांटा गया है, जिसको हमने नाम दिया कि भाई ये जो हमारा है ये लैंग्वेजिस्टिक स्टेट है। अब लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को बांटने का मतलब क्या होता है, कई सारा डिवाइड किया गया लैंग्वेज के आधार पे। रीजन इसमें यही था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लोगों जो थे, अलग अलग जो पीपल्स थे वो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज से व्यवहार करते थे, अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, जिसके बेस पे उनके साथ काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होता था, जिसको हम विविधता कहते हैं। इसी के आधार पे यूनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया लेवल पे और उसके साथ आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छे तरीके, इजी तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको ना देखना पड़े, इसलिए उसी टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तब उसी टाइम पे आप लोगों का स्टेट को बांटना शुरू किया गया, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पे बांटा गया। जैसे कि पंजाब में पंजाबी वाले बोलते थे तो पंजाब को अलग कर दिया गया, उसके बाद हरियाणा वाले थे उनको अलग कर दिया गया बाद में। बाकी जो साउथ में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर तमिलनाडु की बात करें तमिल बोलते हैं, कर्नाटका की बात करें, उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे केरला की बात करें मलयालम बोलते थे उसको अलग काट गया, तेलंगाना में तेलुगु बोलते थे उसको अलग काट गया, गुजरात में आपको गुजराती लैंग्वेज मिल जाएगा। उसी प्रकार से इधर आप लोगों का उड़ीसा में उड़िया है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है, इधर आप लोगों का यहाँ पे कई सारा मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है या साउथ वाला है। तो अलग अलग स्टेट को ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज बांट दिया गया ताकि भविष्य में हमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग देखने को ना मिले। आगे चल के देखने को भी मिलता है, कुछ गलत कदम उठाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के तहत, उसको भी हम पढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज यूनिटी बरकरार रखने के लिए, सभी में भाईचारा बनाए रखने के लिए लैंग्वेज के आधार पे सबको बांट दिया गया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले। और काफी सारा आप लोगों का यहाँ पे हमारा जो इंडिया है उसमें नॉर्थ वाला सेक्शन जो देखिएगा, नॉर्थ इंडिया, उसमें हिंदी बोलने वाले स्पीकर्स हैं, तो इनका संख्या भी काफी ज्यादा है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं कि सम स्टेट वेयर क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, उसके बाद इथनिसिटी और ज्योग्राफी। जैसे हमने पहले क्या देखा कि भाई लैंग्वेज के बेस पे आप लोगों का कल्चर्स को मतलब लैंग्वेज के बेस पे आप लोगों का यहाँ पे स्टेट्स को बनाया गया। लेकिन कई सारा ऐसा भी स्टेट हमको देखने को मिलता है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ आप लोगों का यहाँ पे कल्चर और आप लोगों का एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे बनाया गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम झारखंड का एग्जांपल लें तो झारखंड को कल्चर के बेस पे सबसे पहले बनाया गया है, उसके बाद आप लोगों का एथनिसिटी के बारे में, उसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफिकल एरिया के तौर पे झारखंड को क्रिएट किया गया। क्यों किया गया आप लोगों का? बिहार से किया गया। बिहार से क्यों किया गया था? और काफी सारा बिहार में इंडस्ट्री उस समय था जो कि कट करके यहाँ पे आप लोगों का झारखंड में चला गया। इधर झारखंड है, इधर आप लोगों का झारखंड है, झारखंड में चला गया, जिसके कारण से बिहार आप लोगों का गरीब रह गया और इसके बाद जो भी रिसोर्सेज था ये झारखंड में चला गया और झारखंड को अलग आप लोगों का नेशन प्रोवाइड कर दिया गया, अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया, स्टेट। अब यहाँ पे उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट करके अलग कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ज्योग्राफी के आधार पे, कल्चर के आधार पे। उत्तराखंड में अलग बोलने वाले लैंग्वेज बोलते थे सभी लोग, उसके साथ झारखंड में भी अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे संथाली कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज है। फिर नागालैंड को अलग कर दिया गया क्योंकि नागालैंड में आप लोगों का अलग लैंग्वेज को बोला जाता है। देख सकते हैं इन लोगों का कल्चर भी काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो डिवीजन किया गया है कल्चर के बेस पे इन तीनों स्टेट को और ज्योग्राफी के बेस पे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम लोग देखते हैं, लिंग्विस्टिक पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही आप लोगों का कुछ इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाता है एवरी वन को लैंग्वेज के बेस पे।
जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी स्टेट को एक नेशनल लैंग्वेज नहीं प्रोवाइड किया है, या इंडिया लेवल पे भी कोई भी आप लोगों का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एक आप लोगों का शेड्यूल लैंग्वेज तैयार किया गया जिसमें 22 लैंग्वेज को इंक्लूड करा गया, उसमें से आप लोगों का सबको ऑफिशियली लैंग्वेज का दर्जा दिया गया ताकि आपस में कोई लड़ ना जाए। अब यहाँ पे साउथ वाले में कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई आप लोगों का कर्नाटका, कोई मलयालम, फिर गुजराती कोई बोलता है, कोई आप लोगों का महाराष्ट्र में आप लोगों का कुछ अलग ही लैंग्वेज चलता है। नॉर्थ वाले सिर्फ हिंदी बोलते हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट वाले में देखिएगा सात बहिन, उधर आप लोगों का अलग ही बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज को बोला जाता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय बहुत बारीकी से बनाया गया ताकि भविष्य में कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो। उसी समय सभी लड़ाई झगड़ा करने लगते कि मेरा लैंग्वेज को क्यों नहीं बनाया तुम, ठीक है। यानी कि अपना जो लैंग्वेज है या अपना कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रहते हैं, उनको कभी ध्वस्त नहीं होने देते हैं। इस बेस पे आप लोगों का लैंग्वेज को शेड्यूल किया जाता है, ठीक है। अब इंडिया में आप लोगों का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है और इंडिया में मात्र 40% ऐसे पीपल्स हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं और 60% ऐसे पीपल हैं जो कि आप लोगों का अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। 21 लैंग्वेज है। 40% का मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है जो कि आपको अधिकतर नॉर्थ स्टेट्स में देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। अब इसमें आप लोगों का 22 लैंग्वेज को शेड्यूल किया जाता है। इसमें आप लोगों का 2 ऑफिशियली लैंग्वेज है। पहला आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश तो सब जगह कंपलसरी है। अगर आप लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी के बेस पे अगर आप यहाँ पे साउथ इंडिया चले जाइएगा वहां पे आपको हिंदी किसी को भी नहीं आएगा। आपको साउथ लैंग्वेज नहीं आता है तो आप बात कैसे करेंगे? उनको अपना लैंग्वेज आता है खुद और उसके साथ इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप बात करेंगे। उसी प्रकार से आप नॉर्थ ईस्ट जाइएगा तो वहां पे मतलब ईस्ट आप लोग जाइएगा तो वहां पे भी आप लोगों को कम से कम हिंदी अगर आता है आप लोगों को तो अंग्रेजी आएगा तभी ना उनसे बात कीजिएगा। इसलिए इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। कहाँ पे किया गया है आप लोगों का? इंडिया लेवल पे। और 22 लैंग्वेज को शेड्यूल किया गया है। इसमें 22 लैंग्वेज कई कई सारे आते हैं, बस आपको चार्ट वाइज मिलता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा उसको रटना नहीं है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज आप लोगों का आता है। बाकी फिर हम लोग देखते हैं कि एक इंसिडेंट आप लोगों का हो जाता है। मैंने शुरुआत में कहा था एक आप लोगों का इंसिडेंट हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? ये आप लोगों का हो जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक आप लोगों को इंसिडेंट देखने को मिलता है 1965 में। याद रखिएगा 1965 में वॉर हुआ था चाइना वाला, तो इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। उसी समय तमिलनाडु के जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके द्वारा एक आप लोगों का एक्ट पारित किया जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि यूनियन लिस्ट, करकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में आप लोगों का पावर को इक्वली सब बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसी बेस पे, इसी के आधार पे तमिलनाडु का गवर्नमेंट के द्वारा ये आप लोगों का लाया गया। इसके तहत कहा गया कि द यूज ऑफ इंग्लिश वाज डिसकंटिन्यूड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। इंग्लिश को आप लोगों का कुछ डिसकंटिन्यूड कर दिया गया और उसके साथ जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स थे वो स्टार्ट हो गए, अपोजिंग हो गए गवर्नमेंट के इसका स्टेप लेने के लिए। अच्छे तरीके से समझाता हूँ। 1965 में तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है अपने स्टेट में, क्योंकि उसको पावर है। उसके द्वारा ये किया जाता है कि इंग्लिश और हिंदी जो है ये दोनों ऑफिशियली लैंग्वेज है इंडिया का। तो मैंने क्या शुरुआत में बोला था, अगर आप लोग जाते हैं साउथ इंडिया में और साउथ इंडिया का स्टेट तमिलनाडु है, तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगा तो वहां का पीपल से आप कैसे बात कीजिएगा? आप हिंदी से तो बात नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश और वहां का जो लैंग्वेज है वो आता है। तो इसीलिए तमिलनाडु में तो सिर्फ आप लोगों का तमिल चाहता था। तो यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको आप लोगों का डिसकंटिन्यूड कर दिया गया बाय द ऑफिशियल पर्पसेस, यानी कि आप बोल नहीं सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो नॉन स्पीकिंग वाले थे जिनको हिंदी नहीं आती थी वो भड़क उठे और उसके बाद अगेंस्ट हो गए गवर्नमेंट के तहत और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चला। आई होप इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग आप लोगों का नहीं हुआ। उसके बाद फिर रिजल्ट ये आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं उनको कूदना पड़ता है इस बीच में, ठीक है, पीपल्स के बीच में और आप लोगों का गवर्नमेंट के बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कूदते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश को भी। क्या लिए? इंग्लिश एलोंग विथ हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप लोगों का यहाँ पे कंसीडर किया जाता है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी
जो आप लोगों का पावर है, इसीलिए सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। अब आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे स्टेट वाला गवर्नमेंट है अगर उसका मर्जी चढ़ेगा तो वो स्टेट बेच के चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सबके पास इक्वली पावर है, पर उस पावर का कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। काफी ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर कोई गलत निर्णय ले लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के तहत तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको खारिज कर देगी, इस बात को याद रखो। और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। 1993 से पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते थे वो अगर स्टेट गवर्नमेंट में किसी अदर पार्टी का सरकार होता था तो उस पर ये ध्यान नहीं देती थी, ठीक है। लेकिन 1993 के जब इलेक्शन आप लोगों का हुआ था पार्लियामेंट वाला, तो उस समय किसी के पास भी, कोई भी पार्टी के पास भी मेजोरिटी सीट नहीं आई सरकार बनाने के लिए। और प्रेसिडेंट बोल रहा था कि जल्दी जल्दी यहाँ पे दो, तब यहाँ पे बताएंगे कि कौन सरकार बनेगा, ठीक है। तो इसी कारण से कई सारा पार्टी जो था स्टेट लेवल पे, छोटा छोटा पार्टी जिसको भी एमपी मिला था ज्यादा, सब लोग एक इकट्ठा हुए। उसके बाद फिर एक पार्टी का फॉर्म किया और एक यहाँ पे अपना पार्टी को लॉन्च किया। उसके बाद फिर सरकार बनाया। तब पहली बार आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में रिलेशन बेहतर हुआ, रिलेशनशिप। और उसके आधार पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो अच्छे तरीके से ध्यान देने लगी स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंट के बाद भारत पे एक ही पार्टी का शासन रहा, और अगर वो पार्टी उस स्टेट में, कोई ऐसा स्टेट है जिसमें उस पार्टी का राज ना हो, तो उसको ईगो अगर हर्ट हो जाता था, इस कारण से वो फंड ही देना बंद कर देती थी। जिसके कारण से जब फंड ही नहीं आएगा तो स्टेट में काम क्या होगा। इसीलिए ये बदलाव 1993 में हुआ और इसी समय एक लॉ भी पारित किया गया। कई सारा ऐसे एमएलए एमपी होते थे जो लोगों को ऑफर दे दिया जाता था कि आप आ जाइए, इतना पैसा आपको दे देंगे उसका पार्टी छोड़ करके। तो इसमें भी आप लोगों का लॉ पास किया गया कि आप ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पैसा का लालच दे करके आप छोड़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको जिताया है रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप एमएलए बन गए हैं, एमपी बन गए हैं, तो वो पद आपको छोड़ के जाना होगा। इसलिए डर से कोई एमएलए एमपी नहीं जाता है छोड़ के, कितना भी बड़ा उसको ऑफर आ जाए। आई बात समझ में? तो इसलिए आप लोगों का सब मिल करके पार्टी को फॉर्म करता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। इसी के बारे में अभी मैंने बताया आप लोगों को। जब आप लोगों का इंडिपेंडेंस मिला तो एक ही पार्टी का रूल चला सेंट्रल में और स्टेट में, सेंटर में और स्टेट में। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया पे रूल करती रही। उसके बाद फिर आप लोगों का जब हालात को सुधरा तो कई सारा स्टेट में अलग अलग पार्टी बनने लगा। इलेक्शंस जब कांग्रेस का खराब दिन आया तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इस प्रकार से आप लोगों का हर एक जगह पे कांग्रेस 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 सेशन है, और एक स्टेट में आप लोगों का एक अदर पार्टी फॉर्म हो गया है, महाराष्ट्र वाला शिवसेना। अब ये क्या करेगा? सप्रेस्ड होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राई टू वीकेन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको वीकेंड करने की कोशिश करेगी, सेपरेट करेगी, ठीक है, कि मेरा गवर्नमेंट तुम्हारा स्टेट में होना चाहिए, तुम कैसे अकेले बना लिया है। जैसे कांग्रेस जो है वो सप्रेस्ट अगर करती है इसको, शिवसेना को, कि पूरा इंडिया लेवल पे अगर मेरा यहाँ पे पार्टी डोमिनेट कर रहा है और एक स्टेट में कोई अगर छोटा पार्टी आकर के अपना गवर्नमेंट बना लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इसको क्या करेगा? डिसपॉइंटेड करेगा, डिप्रेस्ड करेगा, सप्रेस्ड करेगा, कि फंड नहीं देगा, अलग अलग तरीके से वीकेंड करने का प्रयास करेगा, ताकि जो अगला इलेक्शन होवे 5 साल में उसमें हम जीत जाए। इस प्रकार से उस समय आप लोगों का काम चलाया जाता था। सोचिए, इसी कारण से आप लोगों का हालात बदला। 1990 में सबसे पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और 1993 में आप लोगों का एक सेपरेट एक्ट पारित हुआ। अब 1993 में कोलिशन गवर्नमेंट पहली बार इसलिए पारित हुआ क्योंकि उस बार आप लोगों का ये बोला गया था कि कोई भी सिंगल पार्टी के पास क्लीन मेजोरिटी नहीं आई थी लोकसभा में। इसलिए अलग अलग नेताओं के द्वारा एक जगह सब इकट्ठा हुए और कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया, ठीक है। और मेनी पार्टी ऐसे भी थे जो कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किए सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप अच्छा हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से फंड भेजना शुरू हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता था वो पहले इसको वीकेंड करने का प्रयास किया था, पहले उसको सप्रेस करने का प्रयास करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं जब से कोalition गवर्नमेंट हुआ है। अभी भी आपको कोalition गवर्नमेंट देखने को मिलता है। जिस प्रकार से 2024 में आप लोगों का इलेक्शन हुआ इंडिया लेवल पे, तो यहाँ पे बीजेपी के द्वारा आप लोगों का एनडीए बनाया गया, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। उसी प्रकार से एक इंडिया नाम से जो अगेंस्ट में थे उनके द्वारा एक आप लोगों का बनाया गया अलायंस, तो इनके द्वारा मेजोरिटी लाया गया, उनके द्वारा मेजोरिटी लाया गया। उसके बाद फिर कई सारा पार्टी एनडीए में मिला, तब जाकर के गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो कोalition गवर्नमेंट हुई। तो इसी प्रकार का आप लोगों का जो गवर्नमेंट होता है ये ठीक होता है, ताकि कोई गलत डिसीजन ना लिया जाए। अगर आप मान लीजिए कि ज्यादा मेजोरिटी में एक ही पार्टी को हम यहाँ पे एमपी जिता देंगे या हर एक स्टेट में बना देंगे, तो उसका जो मन आएगा वो करेगी। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो वोट दे वो सोच समझ के दे। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी को पूरा वोट दे दे। इसीलिए जो पीपल्स होते हैं वो अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, ताकि उनका मन यहाँ पे ना बढ़े। और इक्वली अगर पार्टी अच्छे तरीके से बिलोंग करेंगे, ज्यादा मेजोरिटी में ना रहेंगे, तो वहां पे अगर ये गलत कदम कुछ उठाते हैं तो ओपोजिशन वाले इसको पकड़ेंगे पार्लियामेंट में। अब ज्यादा आप सीट जिता दीजिएगा तो फिर वहां पे ओपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है पावर शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे अलग गवर्नमेंट, कि एक ही गवर्नमेंट को सब जगह नहीं फैला देना चाहिए। वो इंडिपेंडेंस का बात था, सरकार बनी थी 1885 में, इसलिए काफी सालों तक इन्हीं की गवर्नमेंट रह गई थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, रिलेशनशिप बेहतर हुआ, और कोalition गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ तब इनके बीच में अंडरस्टैंड बढ़ना शुरू हुआ। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है जिसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? पहला सेंट्रल देखा, स्टेट देखा, उसके बाद लोकल अब हमको देखना है। लोकल लेवल पे अगर बात करें, लोकल लेवल पे अगर बात करें तो इसको 3 टायर्स में बांटा जाया जाता है, जो कि पंचायती राज के हिसाब से बांटा जाता है। सबसे पहले एक जिला परिषद होता है। जिला परिषद जो आप लोगों का होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल आप जानते हैं, इसको हम लोग जिला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे पंचायत समिति होता है, जो कि ब्लॉक लेवल पे आता है। जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो ब्लॉक है, जिसको हम प्रखंड कहते हैं, उस हिसाब से। उसके बाद फिर एक आप लोगों का होता है ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे आता है। क्या आता है? विलेज लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे जो आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक टायर बनाया गया है पंचायती राज के हिसाब से, कि हम इसमें 3 सेक्टर बांटेंगे। पहला सबसे ऊपर जिला पार्षद होगा, पंचायत समिति होगा, ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि ये आप लोगों का होता है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में, कि जो पावर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करती है? अपना पावर को देती है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है। अब देखिएगा, इंडिया में कई सारा आप लोगों का रूरल एरिया आता है, जहाँ पे आज भी अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छे तरीके से वहाँ बैंक मौजूद नहीं है, जिस प्रकार से इकोनॉमिक वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि व्हाट वाज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्या नीड है जिसके कारण से डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया किया जाता है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है। इसलिए देती है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो होता है ये बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है लोकल एरिया में, उनको अच्छे तरीके से समझ है कि किस प्रकार से लोकल लेवल पे जो पीपल्स होते हैं उनको अदर चैलेंज फेस करना होता है। जैसे कि आज भी कई सारे लोग कुआं से पानी पीते हैं, उस कुआं में सोचिए कितना प्रकार का बैक्टीरिया होगा, उसी को पीते हैं, अच्छा तरीका से संसाधन नहीं है। उसके बाद फिर कई सारा लाइट का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से जो स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या होता है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है सबसे ज्यादा रूरल एरिया में। तो इसी कारण से 1992 में कुछ मेजर स्टेप उठाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा,
कि ये सभी को क्या करें, टूवर्ड्स करें, कुछ स्टेप उठाएं जिस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है और लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है। उसी कारण से हम लोग कुछ देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला स्टेप कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो ये मैंडेटरी होता है कि जो पावर है वो होल्ड रेगुलर इलेक्शंस हो लोकल लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहा गया है, ये होना ही है कि रेगुलर इलेक्शन लोकल लेवल पे होगा। जैसे कि अगर कोई रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, तो रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा या म्युनिसिपैलिटी लेवल पे देखिएगा तो वहां पे आप लोगों का मुखिया का या रूरल एरिया में सरपंच का इलेक्शन होता है, तो वो इसी के अंडर आता है। ठीक है, 1992 में ये आप लोगों का लागू किया गया। सीट जो होता है वो रिजर्व होता है स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए, जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए। ठीक है, अब तो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस को भी ऐड कर दिया गया है। तो अलग अलग तरीके से आप लोगों का यहाँ पे जो रिजर्व होता है सीट, उसको रिजर्व किया जाता है। पहले क्या होता था, अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा कास्टलिज्म देखने को मिलता है, खत्म नहीं हुआ है। कास्टलिज्म दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उनको मजा आता है कास्टलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उसी से उनका जो है वो पार्टी चल रहा है। इस बेस पे वो नहीं चाहते हैं कि कास्टलिज्म इंडिया से खत्म हो जाए। तो कास्टलिज्म जब तक इंडिया में रहेगा तब तक आप लोगों का रिजर्व रहेगा सीट, और रिजर्व जब रहता है उसी बेस पे सभी को यहाँ पे इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया से सीट जो होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो होता है, वो आप लोग का रिजर्व रहता है। अगर ये नहीं होता तो काफी सारे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, दबे कुचले व्यक्ति आते हैं, उसको यहाँ पे सप्रेस्ड कर दिया जाएगा अपर लोगों के द्वारा, और वो लोग इलेक्शन में अपेयर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर उनका हाथ चला गया। इसी कारण से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 1/3 सीट आप लोगों का रिजर्व किया जाता है लोकल लेवल पे। पहले ये आप लोगों का नहीं होता था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आप लोगों का एक अधिनियम लाया जाता है, एक्ट पारित किया जाता है, जो कि नारी शक्ति के नाम से होता है। और इसमें आप लोगों का यहाँ पे 1/3 रिजर्व सीट किया जाता है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे बोलिएगा कि किस प्रकार से किया गया, तो मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली पावर दिया गया है कि जिसके पास मेजोरिटी रहेगा वो अपना काम करवा सकता है, लेकिन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रधान दिया गया है, सब कुछ, बस उसको लागू करना है। आज भी कई सारा ऐसा स्टेप है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत लागू नहीं किया गया है, भविष्य में किया जा सकता है। उसी के तहत एक आप लोगों का इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, एक आप लोगों का इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जिसका नाम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंडिया लेवल पे। उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक आप लोगों का क्रिएट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल इलेक्शन, और उस बेस पे पंचायत में और म्युनिसिपल इलेक्शंस में आप लोगों का यहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो रेगुलर और शेयर करते हैं अपने पावर को किसके साथ, रेवेन्यू के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडीज के साथ, स्टेट गवर्नमेंट। यानी पैसा कहाँ से आएगा, सेंट्रल से आएगा। सेंट्रल वाला पैसा किसको देगा, स्टेट को देगा, स्टेट किसको देगा, लोकल को देगा। तब ना ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप हो पाएगा, विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ क्राइटेरिया आता है जिसमें आप लोगों का कुछ मेजर स्टेप लिया जाता है 1992 में। देखिए, मैं हमेशा से बोलूंगा कि सब कुछ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट था इंडिपेंडेंट के वक्त, उस समय मिसयूज किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को। कुछ हालात बेहतर हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इंडिपेंडेंट में जो सरकार थी उसके द्वारा सेपरेट किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई अदर जो यहाँ पे पार्टी थे वो फॉर्म कर लेते थे अपना गवर्नमेंट, तो उसके बाद फिर 1992 में लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड करा गया, क्योंकि इनको बेटरमेंट यहाँ पे थिंग्स था कि क्या क्या मुसीबत फेस करते हैं लोकल पीपल, इसलिए इसको फॉर्म किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आप लोगों का टॉपिक आता है जो कि आप लोगों का आता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो वो तो रूरल एरिया में देखा, अब बहुत सारे लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी आते हैं, आप भी आते होंगे। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि काफी सारा आप लोगों का सिटी होता है। ठीक है, काफी सारा आप लोगों का टाउन होता है, स्मॉल सिटी होता है।
इसमें आप लोगों का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे कि झारखंड में रांची नगर निगम है। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से आप लोगों का नगर निगम बनाया जाता है। म्युनिसिपलिटीज आप लोगों का नाम दिया जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है, जिसको होल्ड कौन करते हैं? सबसे पहले अगर सिटीज की बात करें या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसको मेयर करते हैं। मेयर जो होते हैं ये पॉलिटिकल हेड होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और एक म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन होता है जो कि पॉलिटिकल होते हैं म्युनिसिपलिटी। तो दोनों का अलग अलग काम होता है, जो कि दोनों अर्बन लोकल गवर्नमेंट में ही बिलोंग करते हैं। इनको पैसा कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप लोग देखिएगा। स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ बिग एंड गुड डिसीजन फॉर गवर्नमेंट। अब कौन सा स्टेप है? सबसे पहले लोकल पीपल जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है उनका जो है वो वॉइस होता है डेमोक्रेसी में, कि जब से आप लोगों का ये सभी स्टेप को टेकन किया गया उस बीच में काफी सारा वॉइस बनने का काम किया गया लोकल लेवल पे, क्योंकि लोकल वाले काफी ज्यादा पुअर होते हैं, उनके पास काफी ज्यादा इंडिया का बैकवर्ड होते हैं, और आप लोगों का यहाँ पे लोकल लेवल पे अपने स्तर से कुछ भी बात नहीं कर पाते थे पहले। इसलिए 1992 में ये बहुत बढ़िया डिसीजन आप लोगों का लिया गया कि लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और इसमें वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है। अब पहले क्या होता था, अभी का हालात आप लोगों के द्वारा बदला दिया गया है, कहाँ पे? अर्बन में। लेकिन रूरल में भी अभी भी महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, काफी हद तक होता है। इसलिए एक अच्छा स्टेप ये लिया गया कि वुमेन के लिए एक रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया, ताकि कोई भी महिलाएं होगी उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व होगा, ताकि कोई पुरुष उस पर अपना हक ना जमा सके। क्योंकि हमें पता है यार, कोई भी अगर यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं आगे चल के रूरल एरिया में, वो सबसे ज्यादा सोचेगा कि हमको लड़का पैदा करना है, लड़की नहीं, ठीक है। काफी सारे जो होते हैं वो बच्चा गिरा देते हैं कि हमको लड़की नहीं चाहिए। इसके साथ आप लोग देखिएगा कि जब से इंडिपेंडेंस मिला तब से बस एक ही महिला भारत की प्रधानमंत्री बनी है, इंदिरा गांधी। उसके साथ आप लोगों का स्टेट में देखिएगा काफी कम 28 स्टेट टोटल इंडिया में है, उसमें से काफी 2-3 ऐसे स्टेट होंगे जिसमें महिला मुख्यमंत्री होंगी, ठीक है। बाकी सब पुरुष ही बनता है। सबसे ज्यादा एमएलए या फिर आप लोगों को एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसके बाद एमएलसी भी आता है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये सभी में सबसे ज्यादा आपको मेल ही दिखेगा, ज्यादा फीमेल आप लोगों को नहीं दिखेंगी। तो इसी कारण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, एक रिजर्व सीट फॉर्म करने के लिए महिलाओं के लिए, ठीक है, ताकि महिलाओं का भी हक है और उनको भी ये अवसर मिलना चाहिए कि मैं सरकार में जा सकती हूँ। अब यहाँ पे 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में होते हैं। कितना? 36 लाख। और उसके साथ दिस इज नंबर बिगर देन पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्री। ये एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि आप लोगों का कोई भी कंट्री का जो है ये पॉपुलेशन होता है। कितना? 36 लाख पॉपुलेशन होता है कोई कंट्री का। इतना बड़ा आप लोगों का इलेक्टेड होता है रिप्रेजेंटेटिव, किसमें? पंचायती राज में और पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज में। उसके बाद गवर्नमेंट बिकम मोर आप लोगों का डिपेंड। उसके साथ आप लोगों का लोकल गवर्नमेंट इज बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सक्सेसफुल इसमें होता है। और इसमें कुछ आप लोगों का लिमिट्स होते हैं, लिमिटेशंस होता है डिसेंट्रलाइजेशंस में, जैसे कि सम टाइम ग्राम सभा एंड इलेक्शन नॉट होल्ड रेगुलरली। काफी सारा ऐसा भी टाइम हो जाता है जिसमें ग्राम सभा को रेगुलरली नहीं कर पाया जाता है इलेक्शन, ताकि बाद में किया जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता होगा। काफी सारे ऐसे भी स्टेट होते हैं जिनके द्वारा पूरा तरीका से पावर को ट्रांसफर नहीं किया जाता है लोकल गवर्नमेंट के पास, लेकिन काफी सारा ऐसा भी है जिसमें आप लोगों का पावर दिया जाता है, किसको? स्टेट वाले गवर्नमेंट के तहत लोकल गवर्नमेंट को। अब ये सब फॉर्म क्यों किया गया? दिक्कत आ गई थी 1992 से पहले। ये होता ये था कि आप लोगों का कई सारा ऐसा लोकल में कोई घटना घट गया, कोई भी घटना घट गया, दौड़ के वो चले जाते थे वहां पे, पुलिस स्टेशन जो होता था उसमें चले जाते थे, यहाँ पे जनता दरबार में कुछ भी आप लोगों का छोटा मोटा घटना हुआ, बहुत मामूली सा घटना, इसलिए इस प्रकार का आप लोगों का ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति अर्बन लेवल पे, लोकल लेवल पे बनाया गया, ताकि जो ग्रामीण इलाकों में कोई छोटा मोटा आप लोगों का वायलेंस क्रिएट होगा तो सरपंच होगा या मुखिया होगा वो बैठ करके मामला सुलझा देंगे,
ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक खत्म होता है। आपने अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुना तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है सो समझिए। इसका जो आप लोगों का टोटल नोट्स है, अगर हम लोग यहाँ पे नोट्स की बात करें तो ये लिंक आप लोगों को दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? लिंक दिया गया है। एक आप लोगों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइए और लिंक को एक्सेस कीजिए। उसके बाद नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो जो लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम खुलेगा, वहां से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल वो जो नोट्स आपको दिया गया है उसको टोटल आपको लर्न करना होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना होगा। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आपको साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, क्लास 10 को रिलेटेड या नोट्स लेना है किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, तो सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वहां डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मतलब चैनल खोलिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आप लोगों का क्लास 10 का इकोनॉमिक के बेस पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, क्लास 10 का सिविक के बेस पे बनाया गया है, हिस्ट्री के बेस पे, साथ ही साथ ज्योग्राफी के बेस पे, और आप लोगों का फिजिक्स के बेस पे, साइंस में केमिस्ट्री के बेस पे, बायो के बेस पे, और मैथमेटिक्स का सेपरेट। तो जो वीडियो देखना है आसानी से प्लेलिस्ट खोलिए, जाके देखिए और अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर को देखिए, नोट्स को एक्सेस कीजिए और अच्छे तरीके से एग्जाम में फोड़ के आइए। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो क्लास 10 से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।